देश का मिजाज लगातार जारी है, जो लगातार हमने देख रहे हैं और जो अब जुड़े हैं दस्तक के लिए उन्हें हम बतला दें। पिछले 2 घंटों से देश के उस मिजाज को हम बता रहे हैं जिसके जरिए एक सर्वे किया गया और ये सर्वे 24 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में किया गया है। 240 लोकसभा क्षेत्र घेरे गए, 526 पोलिंग स्टेशन, सैंपल साइज 11,820 का। और इसके जरिए पता लगाने की कोशिश अलग अलग मुद्दों के जरिए कि किस रूप में देश का मिजाज है अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाते हैं तो, और उसमें खास तौर से अगर चुनाव होते हैं तो किसके हिस्से में कितनी सीट आती है, किसके हिस्से में कितने वोट आते हैं, और इसके साथ ही वह मुद्दे जिसको लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचते रहता है उसको लेकर आम लोगों की राय क्या है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर देश के मिजाज के इस सर्वे के साथ हम सामने हैं। हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह पर जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि अगर आज की तारीख में ये चुनाव हो जाए तो उसके जरिए क्या ये माना जाए कि सरकार मौजूदा वक्त में जो है उसकी कुछ सीटें कम होंगी, कितने % वोट कम होंगे। सबसे पहले चूंकि हम इस सच दिखा चुके हैं, लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए खास तौर से हम दोबारा इस चीज़ को दिखाने जा रहे हैं कि संसद के भीतर के मिजाज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये एक स्थिति बतलाती है कि ये हम बीच में ठीक खड़े हो जाते हैं, जिससे एक आपको आइडिया लग पाएगा कि दरअसल बीजेपी 233 से 253 सीट, इसका मतलब बहुत साफ है। अगर 233 से 253 सीट का मतलब है 272 के जादुई आंकड़े से वो नीचे आ रही है। अपने बूते सत्ता में आई 2014 में और 2015 के अगस्त महीने में वो अपने बूते सत्ता में नहीं आ सकती, उसे चाहिए सहयोगी 40 से 50 सीट जीत लेंगे। इन दोनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 330 सीट का एक आंकड़ा बनता है, जो सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति जरा देखें तो इसमें सीटों में बढ़ोतरी हो रही है। 44 सीट है, वो बढ़कर 57 से 67 तक के बीच में पहुंच रही है। सहयोगियों में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। यह बढ़ोतरी दिखलाती है कि बहुत धीरे धीरे सही, लेकिन जो घाटा हो रहा है बीजेपी और सहयोगी में वह शिफ्ट हो जा रहा है दूसरी तरफ। ये एक स्थिति है। अब इसके आगे की स्थिति को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक सवाल हर जहन में यह है कि अगर ये स्थिति बनती है तो इस देश के भीतर का प्रधानमंत्री सबसे बेहतरीन कौन हो सकता है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, सबसे लोकप्रिय हैं, और उसके लिहाज से हमने जब ये सवाल पूछा तो उसमें कुछ नाम भी दिए गए और नाम की फहरिस्त में प्रधानमंत्री मोदी सबसे बेहतर पीएम के रूप में मौजूदा नेताओं की फहरिस्त में इतने ज़्यादा आगे, 37% वोट उनके हिस्से में। उसके बाद महत्वपूर्ण बात है कि केजरीवाल 11% के साथ हैं और राहुल गांधी 8% के साथ हैं। सोनिया गांधी 5%, जो और कम है। मायावती 5%, मुलायम सिंह यादव 4%, ममता बनर्जी 3%, प्रियंका गांधी 3%, नीतीश कुमार 3%। यानी बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं। इसके साथ एक और बात थी कि आखिर मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है क्या, और उपलब्धियों के खांचे में इस बात का भी जिक्र था कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो छवि जो सुधार रहे हैं देश की, उसमें विदेशी यात्रा बड़ी विदेशों में छवि सुधरी है, 35% लोगों की राय है। नौकरशाही में एक अनुशासन आया है, ये 22% की राय है, यानी उस तरह की लेथार्जी नहीं है। प्रोजेक्ट पास कराने में एक तरह की तेजी आई है, योजनाओं में तेजी आई है, 18%। करप्शन उस संस्थानिक जगहों पर कम हो गया है, यह 13% लोगों की राय है। ये दो परिस्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत ही अनुकूल स्थिति है। हमें लगता है एक सवाल इसके साथ और जोड़ना होगा। एक उपलब्धियों का खांचा है, दूसरी तरफ उस मुद्दों का खांचा है जिन मुद्दों को लेकर देश में पहली बार नजर आया, क्या संसद और क्या सड़क, हर जगह, और क्या खेत खलियान और क्या शहर के नुक्कड़ नाटक, हर जगह पर एक तरीके से काम होने लगे। बिहार की विधानसभा के भीतर नुक्कड़ नाटक विधायक खेलते हैं, मुद्दा वही लैंड बिल, संसद में मुद्दा लैंड बिल, सड़क पे मुद्दा भूमि अधिग्रहण। इसी सब को लेकर एक सवाल यह भी पूछा गया था कि मोदी सरकार के लैंड बिल को लेकर क्या राय है। उसमें पहली राय जो निकल कर आ रही थी कि किसान विरोधी पर अमीरों के हक में, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार इस बात को मैसेज पहुंचा रहे हैं। 28% लोग की राय बिल्कुल सही, किसान विरोधी और अमीरों के हक में है, जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं। चंद कॉर्पोरेट के कल अमेठी में भी कर रहे थे। किसान विरोधी है पर विकास के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, ये सरकार कहती है। लगातार इस बात का जिक्र देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन किसान विरोधी होने का जिक्र वो नहीं करते। वो 35% लोगों की राय है। और
बहुत लंबे वक्त के साथ ये किसानों के हक में आ जाएगा, ये 13% लोगों की राय है। ये एक नजर आता है, एक पूरा खांचा। और इसके साथ एक हमको लगता है एक और स्थिति देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है, ये सवाल बार बार उठता है। और इसको लेकर हाल में बिहार चुनाव होंगे, वहां पर भी उठेगा। बिहार चुनाव की स्थिति आ रही है, उससे पहले भी नीतीश कुमार बाजा बजा रहे हैं कि आपने काले धन का जिक्र किया था, 15 लाख आ जाएंगे, नहीं आए। 36% लोगों की राय है काले धन की वापसी में आप असफल साबित हुए हैं। करप्शन आप कहते थे, लेकिन 20% लोग की राय दूसरे नंबर पर वहां है, करप्शन में भी आप उस रूप में सफल नहीं हो पाए। रोजगार का जिक्र बार बार किया गया आपकी तरफ से, रोजगार नहीं मिला, महंगाई नहीं कमी हुई है। ये एक स्थिति बतलाती है कि आखिर किस तरीके से सरकार के सामने एक मुश्किल है। संजय जी, हम पहला सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि इस सर्वे में जब सरकार के हक में उम्मीदों के आसरे प्रधानमंत्री एक छवि के तौर पर यहां नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसीज को लेकर जो सवालिया निशान है, इन दोनों के बीच में गवर्नमेंट महत्वपूर्ण होती है या एक प्राइम मिनिस्टर का पद महत्वपूर्ण होता है, या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी महत्वपूर्ण है? देखिए, कई सालों के बाद मुझे लगता है देश में एक ऐसी सरकार है जहां पे सरकार की छवि और प्रधानमंत्री की छवि, जो सरकार के नेता हैं, दोनों की छवि में अंतर दिखाई पड़ता है। जहां तक प्रधानमंत्री की छवि का सवाल है, उनकी छवि में कोई ज़्यादा खास गिरावट दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन सरकार के पूरे अगर कामकाज को देखें तो सरकार के कामकाज को देखते हुए लगता है कि सरकार की छवि में निश्चित रूप से गिरावट दिखाई पड़ती है। और ये सब गिरावट पिछले 3-4 महीनों का में दिखाई पड़ने लगी है कि सरकार की छवि नीचे जाने लगी है। सुधांशु त्रिवेदी जी और हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी साहब भी जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राजदीप भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, लैंड बिल एक महत्वपूर्ण रहा, प्राइम मिनिस्टर सबसे लोकप्रिय है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, सबसे अव्वल नंबर पर है। विदेशी यात्रा ने एक छवि देश की सुधारी है, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन देश के भीतर आप जैसे ही आते हैं और जैसे ही लैंड बिल का जिक्र होता है, वो एक मैसेज है कि आप किसानों के पक्ष में नहीं है। चिंता का विषय है। देखिए, लैंड बिल एक बहुत तकनीकी और जटिल विषय है, और ये एक ऐसी चीज है जो क्रमशः समय गुजरने के साथ लोगों को उसकी असलियत समझ में आएगी। मगर अगर आप देखें तो आपके सर्वे में भी क्या दिखाया गया है कि 13% लोग इसको मान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में किसानों के हित में आ जाएगा, और 35% लोग रिजर्वेशंस के साथ ही सही पर विकास के लिए आवश्यक मान रहे हैं। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कहीं ना कहीं 48% लोग बनाम 25% लोग हैं जो ये दिखा रहे हैं कि यह अंततः विकास के लिए आवश्यक है। तो मैं ये मानता हूं कि लैंड बिल, जिसको लेकर सर्वाधिक दुष्प्रचार हुआ, दुर्भाग्यवश मार्च और अप्रैल के महीने में जो मौसम की मार पड़ी और किसानों की समस्या जो दशकों से बनी हुई समस्या थी, उसने उसमें आग में घी का काम किया। उसके बावजूद यदि आपका आंकड़ा जो दिखा रहा है, मैं इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण मानता हूं, और सरकार के द्वारा लिए जा रहे प्रयासों के चलते हुए आने वाले समय में किसानों और जनता के मन में स्थिति उत्तरोत्तर और स्पष्ट होती चली जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी जी, क्या ये वाकई सही है विकास का समर्थक? हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी जी, क्या ये वाकई सही है कि किसान के हक में है ये, और मैसेज ये आप देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, आपने अभी एक लैंड एक्विजिशन के विशेष विषय पे प्रश्न पूछा है जी। तो मैं समझता हूँ इसमें एक बड़ी विचित्र जो बात है, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसपे, कि करीब करीब जो भी हमने कहा है उसको आज ये सरकार सही मान रही है। तो इसमें डिबेट का कहाँ अब मौका बच जाता है। ये तो इस सरकार की करीब करीब 8 महीने की जबरदस्त जिद रही है, जिसने इस प्रकार का यहाँ पर विभाजन पाया है संसद में और राजनीति में जी। आज की तारीख में यह हालत है कि 90% हमारे प्रस्तावित संशोधन या 95% हमारे प्रस्तावित संशोधनों पे सरकार समझती है कि सही थे, हमने गलती की, और अब कोई ना कोई तरीका निकाला जा रहा है कि उनको कार्यान्वित करें। यही चीज अगर 6-8 महीने पहले होती तो ये हश्र नहीं होता। मैं समझता हूं इसमें एक सत्ता का अहंकार, एक जीत का अहंकार जो दिखाया गया है, वो अब बहुत कम हो गया है। ये अगर पहले होता, एक थोड़ी ह्यूमिलिटी होती, वार्तालाप का एक तैयारी होती। हमें लगा सुधांशु जी से इस पर जवाब दे लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट, सुधांशु जी, परिवर्तन लगातार, संशोधन लगातार। यूपीए नहीं है, एक मिनट बोलिए। एक मिनट, इसमें सिर्फ यूपीए नहीं है। हाँ। इसमें यूपीए और यूपीए से असंबंधित कई पार्टियां और एनडीए की कई पार्टियां
जो कि पुरानी सबसे इनकी पार्टियां हैं, प्रकाश सिंह बादल जी की पार्टी, शिवसेना, उनका घोर गंभीर विरोध है, लिखित विरोध है, कमेटी में विरोध है। तो ये जिद क्या, ये सिर्फ जिद है अहंकार की जिद। अगर आज ये नहीं होता तो हम कितना आगे बढ़ गए होते अभी तक। 8 महीने निकले इसके अंदर। सुधांशु जी, देखिए, मैं डॉक्टर सिंघवी की बात से मतभेद व्यक्त करते हुए कहूंगा कि यह बिल जनवरी 2014 में प्रभावी हुआ था और 27 जून 2014 को जो राजस्व मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी भारत सरकार में, उसमें से अरे भाई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्या बोला था, केरल के मुख्यमंत्री ने क्या बोला था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या बोला था, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। और ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में जो कुछ आनंद शर्मा जी ने बोला था, अरुण जेटली जी उसको सार्वजनिक कर चुके हैं उस पत्र को। तो यह स्पष्ट है कि 6 महीने के अंदर ही उसमें प्रायोगिक समस्याएं क्या थी, या हम अपने मुख्यमंत्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी समझ चुके थे। अतः उसके बावजूद उस विषय पर निरंतर लड़ते रहना, जिसे आप सत्ता का अहंकार कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि यह पराजय की खींच थी। इसका निर्णय आने वाले समय में होगा कि देश की जनता समझेगी। देखिए, जिन जिन मुद्दों पे आपने हम पे आरोपित किया, आपने इतना व्यापम का मुद्दा उठाया, मध्य प्रदेश के नहीं, चुनाव इतना बड़ा दलित गेट का मुद्दा आपने बनाया, राजस्थान का, हम जरा सा भटक रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी, हम जरा सा भटक रहे हैं। हमें लग रहा है कि देखिए, बेस रखा गया 2014 का लोकसभा चुनाव, और उसके बाद हमने अप्रैल में एक सर्वे किया, अब हम अगस्त में लेकर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर होने से पहले जिन बातों का जिक्र करते थे, ये 1.25 साल के बाद लोग उसका एनालिसिस कर रहे हैं। हम एक छोटा सा हिस्सा और जरा दिखा दें, लैंड बिल से आगे का हिस्सा है। अब राजदीप भी हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या, इसको जरा देखिए। ब्लैक मनी 36%, तस्वीर में मोदी जी परेशान भी है। भ्रष्टाचार में कमी 20%, रोजगार देने की बात 17%, महंगाई 15%। और हमें जहां तक याद है राजदीप, प्राइम मिनिस्टर का भाषण कमोवेश इन्हीं 4 इश्यूज के इर्द गिर्द घूमता था। इसमें एक किसान को जो समर्थन मूल्य है वो 50% बढ़ाने का जिक्र होता था। इसके अलावा कोई बड़ा मुद्दा नहीं आया था प्राइम मिनिस्टर के भाषण में। और अगर लोगों के जहन में नाकामी को लेकर यही 4 मुद्दे हैं, तो इसको किस रूप में आज देखा जाए? देखिए, एक बात तो साफ है कि ब्लैक मनी का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, उसके साथ अगर एक और सवाल जो आप देखेंगे सर्वे में, कि एक छवि बन गई है प्रधानमंत्री की कि वो अमीरों के लिए ज्यादा करते हैं, गरीबों के लिए कम। ये भी आपके सर्वे में है कहीं। तो अगर आप उसे जोड़े प्रधानमंत्री की कमियों से, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को, इसी वजह से आपने देखा होगा इस बार जो अगस्त 15 का जो भाषण किया, बार बार प्रधानमंत्री ये बार को दोहरा रहे थे, ये सरकार जो है गरीबों के लिए है। तो कहीं ना कहीं उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं खामियाजा हुआ कि 1 साल तक एक छवि बन गई प्रधानमंत्री की, सूट बूट की सरकार की जो छवि बनी थी, उससे थोड़ा बहुत नुकसान मुझे लगता है पहुंचा है। जो इन आंकड़ों से नजर आता है कि ब्लैक मनी में आपने कहा था कि हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। आपने कहा था कि किसानों के हित में हम काम करेंगे। वो अभी तक नजर नहीं आया है। शायद उसके लिए 1-2 साल और लगेंगे, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है प्रसूत कहीं ना कहीं इसका नुकसान प्रधानमंत्री को थोड़ा बहुत हुआ है कि एक छवि, एक परसेप्शन बन गई है कि आप अमीरों के लिए ज्यादा करते हैं, गरीबों के लिए कम, और प्रधानमंत्री को कोर्स करेक्शन करना पड़े। सुधांशु जी, एक चीज और हम जोड़ दे रहे हैं इसमें, ये हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि मैन ऑफ द मैच का तमगा दिया था प्रधानमंत्री ने यूपी में अमित शाह को चुनाव जीतने पर। एक सवाल हमने पूछा, अमित शाह का बतौर बीजेपी अध्यक्ष कामकाज कैसा है? बहुत अच्छा कहने वाले सिर्फ 5% हैं, अच्छा कहने वाले 26% हैं, औसत कहने वाले 45% हैं, और खराब कहने वाले 18% हैं। हम बाकी आंकड़ों पे नहीं जाके अगर औसत पे आते हैं जो 45% है, क्या ये खतरे की घंटी है? क्योंकि सामने चुनाव है, पार्टी का संगठन, सरकार की पॉलिसी, दोनों मिलकर ही जीत तय कर पाते हैं। ये खतरे की घंटी आपको लगती है सुधांशु जी? देखिए, इसमें यदि मैं आपके इस पूरे आंकड़े को देखूं अमित शाह जी के संदर्भ में, तो खराब कहने वाले आपके अनुसार 18% लोग हैं। इसमें एक बात जरूर, जब किसी पार्टी अध्यक्ष के बारे में विचार हो, तो यह भी स्पष्ट बताया जाना चाहिए कि जो इन लोगों से मत लिया गया है उसमें कितने भाजपा समर्थक हैं और कितने गैर भाजपा समर्थक हैं, उसमें भाजपा कार्यकर्ता कितने हैं
और कितने जन सामान्य हैं, क्योंकि अध्यक्ष क्या काम कर रहा है या कार्यकर्ता और संगठन के लोगों को ही बेहतर पता होता है, प्रधानमंत्री क्या काम कर रहा है या आम जनता को बेहतर पता होता है। ओके। अब मैं यहां पर एक और बात भी कहना चाहूंगा कि जो दो मुद्दों की बात कही गई थोड़ा संक्षिप्त में, देखिए रोजगार और भ्रष्टाचार ये दोनों क्रॉनिक डिजीज हैं, दीर्घकालिक समस्या, तो उससे कुछ समय लगेगा। इसलिए मैं मानता हूं ईमानदारी से कि 1-1.25 साल में लोगों को लग रहा होगा कि अभी उतना नहीं हुआ, क्योंकि इट विल टेक 2-3 ईयर्स मोर। अब जो बात राजदीप जी ने कही उस पर मैं कहूंगा, देखिए सूट बूट की सरकार वाला विषय कब आया था? ये तो आया था 26 जनवरी के आसपास ओबामा जी की विजिट के समय, और प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को अपने भाषण में क्या बोला था? ये स्वच्छता अभियान ये किसके लिए था? अमीर के लिए या गरीब के लिए? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए था? ये पिछले 15 अगस्त की बात कर रहा हूं। ये जन धन योजना किसके लिए थी? अमीर के लिए थी या गरीब के लिए? ये अटल पेंशन योजना किसके लिए थी? इसलिए मैं कह रहा हूं यथार्थ कुछ और था, हमारे विरोधियों ने उसका जितना भी दुष्प्रचार चलिए, आप जो गरीब और हमें लगता है, देखिए आप ही का जवाब है। इस सर्वे के एक हिस्से में पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी किसके साथ है, यह सवाल सीधे पूछा गया। इसमें 11% लोगों ने कहा था गरीबों के साथ है। ये स्क्रीन पे आपके आ रहा है। सवाल है प्रधानमंत्री मोदी किसके साथ? उसमें 11% कह रहे हैं गरीब के साथ, 30% कह रहे हैं अमीर के साथ, और 48% कह रहे हैं सबके साथ। ये आप जो कह रहे हैं कि सबके साथ वाला हिस्सा, ये यकीनन है, लेकिन हमको लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी आपके पास आए उससे पहले एक और दिखा देते हैं सवाल, क्योंकि इसमें आपको जवाब देने में भी अच्छा लगेगा। मोदी कैसे चलाते हैं सरकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी था इस लिहाज से, क्योंकि कई भूमिकाएं थी कि तानाशाह है, डेमोक्रेटिक है, नहीं है। इसमें था अपनी मर्जी से। 28% लोग कहते हैं अपनी मर्जी से, संघ के नियंत्रण में 39% लोगों की राय, सबको लेकर 21%। यहां आरएसएस हावी हो गया। अब अभिषेक मनु सिंघवी जी, अब आपसे इसका जवाब चाहेंगे जो आप कहना चाहेंगे। देखिए, जो पिछला आखिरी पॉइंट आपने बोला उससे शुरू करता हूं जी। अब आपको मालूम पड़ गया है कि जो लोग यूपीए में बार बार रिमोट कंट्रोल की बात करते थे, आपके आखिरी टिप्पणी से मालूम पड़ गया है कि देश का सबसे बड़ा सही रिमोट कंट्रोल कहाँ है? वो भारत के पश्चिम में है, नागपुर में। नंबर 2, अब शुरू हो गया है। आप देखिए, एक ओवरऑल व्यू लीजिए। आपने पहले जो प्रश्न पूछे थे वो सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर थे, अब आप अपने सर्वे का एक ओवरव्यू लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण मापदंड हैं, जो भी महत्वपूर्ण कसौटियां हैं, सीट कम होना, डिक्लाइन होना, 8 मैप पोल हो तो क्या होगा, ये सब ये दिखाती है कि शायद अंत की शुरुआत हो गई है। अब उस अंत की शुरुआत की गति क्या है वो देखने की बात है, लेकिन दिशा बड़ी स्पष्ट है। 282 सीट पे आप प्रोग्राम में सुना, एक मिनट सर, कांग्रेस के हैं 62 सीट इस सर्वे के मुताबिक, बीजेपी के सीट्स है एनडीए के 288, और आप अंत की बात कहते हैं। आप भी किस दुनिया में रह रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल कह रहा हूं मैंने बिल्कुल कह रहा हूं। आपने मेरा शब्द नहीं सुना, मैंने आपका प्रोग्राम शुरुआत से देखा था। जब ये आंकड़े आए, अंत की शुरुआत मैंने कहा था। अगर 15 महीने में 50 या 45 सीट कम, और आपके प्रोग्राम में जिन्होंने ये सर्वे किया सिसरो ने, उन्होंने कहा कि ना यूपीए 1 में ना यूपीए 2 में 15 महीने में इतनी घटत हुई कभी। आप उसका आधा रेट ऑफ ग्रोथ समझ लीजिए, इस घटत की रेट ऑफ ग्रोथ आधा समझ लीजिए, तो अगले 1 साल और 2 साल में क्या होगा। इसलिए मैंने कहा अंत की शुरुआत। दूसरा पॉइंट देखिए, एक होती है स्वाभाविक सत्तारूढ़ विरोधी भावना, नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी, एक होती है मुद्दों के आधार पे सत्तारूढ़ विरोध भावना। अभी आपने कुछ मुद्दे देखे हैं, स्वाभाविक वाली सत्तारूढ़ विरोधी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, क्योंकि 15 महीने बहुत कम समय होता है। आपको लग रहा है डिक्लाइनेशन जो है बहुत तेजी से हो रहा है, साथ जुड़ेंगे, आप यही कह रहे हैं, एक्सेलरेट होगी, करनी चाहिए। बीजेपी के वोटों में गिरावट नहीं, आगे और होगी। एक चीज और, बीजेपी जहां थी वहीं खड़ी है। एक लोगों का जुड़ाव बीजेपी के साथ 31% वोटों के साथ सर्वे में बना हुआ है। नहीं, प्रसून जी, इसमें एक बात और थी। बीजेपी को 2000, एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट, बीजेपी को, और संजय जी आप इस बात से शायद मानेंगे कि 2014 के चुनाव में प्रसून जी 31% सीटों पर बीजेपी को मिलते हैं 288 सीट, 288 मिलते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट कुछ राज्यों में जैसे यूपी, बिहार, वहां 90% से ज्यादा थी। एक समय आना ही था कि 31% सीट पर आपको 288 मिलेगा ही नहीं, वो एक फ्लूक था। तो आपके सीट कम होना स्वाभाविक था। आपके अगर वोट शेयर कम होते गए
तो फिर खतरे। बीजेपी को खतरे की घंटी है। तो फिर जो अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं वो सही है कि अंत की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक वोट शेयर में अभी तक कहीं ये कमी दिखाई नहीं देती है। अभिषेक जी हम मनु लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, हमें थोड़ा जरूर है। सा ब्रेक लेना है।